इसी क्रम में हम देखेंगे कि किस प्रकार जो केंद्रीय शक्ति का पराभव पराभव मतलब विघटन हो चुका था। हम थोड़ा देखेंगे कि पीछे की बात करते हैं तो अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक, जो कि सल्तनत काल के दो महान शासक हुए, इनके शासनकाल में दिल्ली सल्तनत की केंद्रीय शक्ति का भय और आतंक लगभग समूचे देश में व्याप्त था। मतलब इनका लोहा पूरा देश मानता था। परंतु मोहम्मद तुगलक के बाद जो शासक हुए फिरोज तुगलक, तो उनके बाद फिरोज तुगलक के बाद केंद्रीय शक्ति का दबदबा कमजोर होता चला गया। बाद के सैयद वंश और लोदी वंश के शासनकाल में तो दिल्ली सल्तनत की गणना भी देश के अनेक राज्यों में से एक राज्य के रूप में की जाने लगी। कहने का मतलब सीमा बिल्कुल सिमट के एक देश की न होकर एक राज्य की तरह से हो गई थी। इस प्रकार बाबर के आक्रमण के समय भारत की राजनीतिक जो अवस्था थी वो लगभग वैसी ही थी। कैसी? जैसी तुर्कों ने भारत पर जब प्रारंभिक आक्रमण किए थे, तब की जैसी। अंतर केवल इतना ही था कि तुर्क आक्रमणों के समय देश के सभी शासक हिंदू थे। वो तो स्वाभाविक है, क्योंकि पहली पहली बार जब मुस्लिम सत्ता स्थापित हुई थी तो इस देश में हिंदुओं का ही शासन था। और ये मुगल जो साम्राज्य स्थापित हुआ, ये 16वीं शताब्दी की घटना है। तो 16वीं सदी के प्रथम 2-3 दशकों में अनेक मुस्लिम शासकों का भी यहाँ प्रभुत्व स्थापित हो चुका था। बस यही मूलतः अंतर था। देश अनेक छोटे मोटे राज्यों में विभक्त हो गया था और इन राज्यों के आपस में कभी न खत्म होने वाले निरंतर युद्धों, लूटमार तथा विध्वंसात्मक कार्रवाइयों से देश के एक बड़े भाग में अशांति एवं अव्यवस्था फैली हुई थी, जिसके फलस्वरूप प्रजा के सभी वर्ग आतंकित थे। दिल्ली का राज सिंहासन प्रतिद्वंदी गुटों के बीच इधर से उधर उछाला जा रहा था और हर कोई उसे हथियाने के प्रयास कर रहा था। ऐसी स्थिति में किसी शक्तिशाली एवं महत्वाकांक्षी पड़ोसी शक्ति के लिए भी दिल्ली सिंहासन की प्राप्ति की कामना करना एक स्वाभाविक कदम ही हो सकता था। आप समझ सकते हैं। अब हम बाबर के आक्रमण के समय विभिन्न राज्यों की बात करें तो बहुत से राज्य हैं। तो सर्वप्रथम हम दिल्ली के राज्य की ही बात करेंगे, क्योंकि बाबर ने जो मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी वो दिल्ली के ही जो शासक था, अंतिम लोधी शासक इब्राहिम लोधी को पानीपत के प्रथम युद्ध में परास्त करके की थी। तो हम यहाँ सबसे पहले दिल्ली के राज्य के बारे में ही देखेंगे। हम देखते हैं कि बाबर ने जब भारत पर आक्रमण किया था तो कौन शासन कर रहा था? इब्राहिम लोधी। उसके शासनकाल में दिल्ली सल्तनत का जो अधिकार क्षेत्र था उसका, वो लगभग दिल्ली, आगरा, दोआब, जौनपुर ये सब यूपी के क्षेत्र हैं और बिहार के कुछ क्षेत्रों तक ही सिमट कर रह गया था। पंजाब पर नाम मात्र के लिए ही दिल्ली का नियंत्रण था। एक्चुअल में पंजाब में इसके कुछ रिश्तेदार लोधी शासक इब्राहिम लोधी के शासन कर रहे थे। पंजाब का सूबेदार दौलत खां लोधी था और जो उसके पुत्र थे गाजी खां, दिलावर खां आदि, वो इब्राहिम लोधी के निरंकुश शासन और अहंकारी स्वभाव के कारण हमेशा ही भयग्रस्त रहते थे और उसकी अधीनता से मुक्त होने का प्रयास करते रहते थे। तो कहने का मतलब था तो वो पंजाब को भी हम कह सकते हैं दिल्ली सल्तनत का ही भाग था, पर वो वहाँ के शासक उससे कोई सहानुभूति नहीं रखते थे। दिल्ली सल्तनत के पश्चिम में सिंध और मुल्तान, जो आजकल पाकिस्तान में है, पूरी तरीके से दिल्ली से पृथक हो चुके थे। जौनपुर, जो कि उत्तर प्रदेश में है, बंगाल और उड़ीसा के राज्य भी स्वतंत्र हो गए थे। बिहार में बहादुर खां ने अपने आप को मोहम्मद शाह के नाम से बिहार का स्वतंत्र सुल्तान घोषित कर दिया था। यद्यपि इब्राहिम लोधी ने उसके विद्रोह को कुचलने का भरसक प्रयत्न किया था, किंतु उसे सफलता नहीं मिली। देश के मध्य में मालवा और खानदेश मुस्लिम राज्य थे, तो उत्तर और मध्य के राज्यों के बीच कई स्वतंत्र राजपूत राज्य भी थे। इनमें मेवाड़ का राणा सांगा सबसे अधिक शक्तिशाली थे और उन्होंने सुल्तान इब्राहिम लोधी को परास्त करके दिल्ली सल्तनत की कमजोरी को उजागर भी कर दिया था। संक्षेप में हम कह सकते हैं, बाबर के आक्रमण के समय दिल्ली सल्तनत अपना पुराना वैभव और शक्ति गंवा बैठी थी और बहुत से प्रदेश उसके नियंत्रण से निकल चुके थे। यद्यपि दिल्ली सल्तनत के पतन के लिए बहुत सारे कारण उत्तरदायी थे, परंतु सुल्तान इब्राहिम लोधी के हठी और अविवेकपूर्ण व्यवहार ने पतन की प्रक्रिया को तेज कर दिया था। कुछ विद्वानों के अनुसार वह मूर्ख, अविश्वासी और हठी शासक था। उसने अपने दरबार में कठोर अनुशासन स्थापित करने का प्रयास किया और अपने अमीरों के पुश्तैनी अधिकारों को छीनकर उन्हें अपमानित करने का प्रयास किया। फलस्वरूप बहुत से अफगान अमीर एक के बाद एक विद्रोह करते चले गए। यद्यपि इब्राहिम लोधी अधिकांश विद्रोहों का दमन करने में सफल रहा,
परंतु उसकी नीति से चारों ओर असंतोष फैल गया और अफगान सरदार सुल्तान की सत्ता को ही समाप्त करने के प्रयास में जुट गए। इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खां बाबर से सहायता मांगने जा पहुंचा। उसने दिल्ली के सिंहासन पर अपना अधिकार बताया। अपनी सत्ता को बचाने के लिए पंजाब के सूबेदार दौलत खां लोदी ने अपने पुत्र को बाबर के पास काबुल भेजा और उसे हिंदुस्तान पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया। तो आपसे कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं कि बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए किन लोगों ने आमंत्रित किया। तो उसका जवाब हो जाएगा इब्राहिम लोदी के दो रिश्तेदार दौलत खां लोदी और उसका चाचा आलम खां लोदी। बाबर भी बहुत समझदार व्यक्ति था। उसने इस आमंत्रण का हार्दिक स्वागत किया क्योंकि वह स्वयं पिछले कुछ वर्षों से धन संपन्न हिंदुस्तान को अपने अधिकार में लाने का सपना संजोए बैठा था। आलम खां और दौलत खां जैसे अफगान अमीरों की कारगुजारियों से उसे अफगानों की आपसी फूट का पता चल चुका था और उसे अब विश्वास हो गया था कि ऐसी स्थिति में इब्राहिम लोदी दिल्ली के अफगान राज्य को शायद ही बचा पाएगा। उसका अनुमान सही निकला। पानीपत के मैदान पर किसी अफगान सूबेदार ने इब्राहिम लोदी का साथ नहीं दिया और मैदान बाबर के नाम रहा। तो कुछ कुछ समझ में आया आपको कि बाबर के आक्रमण के समय हमारे देश का राजनीतिक माहौल किस प्रकार का था। अब इसमें आगे हम अगले वीडियो में देखेंगे।